40 घंटे तक नेपाल जलता रहा, तबाह होता रहा। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज अंतरिम सरकार के गठन को लेकर है। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अंतरिम सरकार के मुखिया के रेस में 4 नाम थे। पहला नाम पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का, दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालिन शाह का, तीसरा नाम पूर्व क्रिकेटर सागर ढकाल और चौथा नाम धरान के मेयर हरकाज सपांग का था। जेनसी नेपाल के सोशल मीडिया पोल के मुताबिक ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की को 58.9%, बालिन शाह को 32.1%, सागर ढकाल को 7.1% और हरकाज सपांग को 1.8% वोट मिले हैं। शीला कार्की के नाम का प्रस्ताव लगभग 4 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक के बाद तय किया गया। सुशीला कार्की को रेस में सबसे आगे निकलने की वजह उनका भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, नेपाल के किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई संबंध न होना। सुशीला कार्की की छवि एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चेहरे के तौर पर बनी रही। वो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला है। This is not the permanent government, this is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. नेपाल में जेनसी क्रांति के पीछे जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम काठमांडू के मेयर बालिन शाह का भी है। बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दी है। बालिन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशीला कार्की के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव करवाएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव करवाना और देश को नया जनादेश देना। आपका ये प्रस्ताव अंतरिम सरकार चुनाव का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की जी जो पूर्ण समर्थन है। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। अब जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिस तरह से सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया था, ठीक उसी पैटर्न पर नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ। ठीक उसी तरह से अंतरिम सरकार का गठन भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में भी सेना पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सेना प्रमुख लगातार जिनसी से बात कर रहे हैं, सुशीला कार्की से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उनके नाम पर मुहर भी लगने वाली है। सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। सुशीला कार्की अगर नेपाल के प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल में निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, जेएनसी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, नेपाल के हालात में सुधार करना होगा और इतना ही नहीं, नेपालियों को महंगाई और बेरोजगारी से निजात भी दिलानी होगी। नेपाल में हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे वहां नॉर्मल हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर लोगों के आने जाने के लिए अब इस सीमा को खोल दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर अभी रोक है, लेकिन लोग पैदल भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। नेपाल में हुई हिंसा के चौथे दिन बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सरकार बनाने की प्रक्रिया पर बातचीत चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर वीरगंज के पास, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। यहाँ भी अब लोगों को पैदल आने जाने दिया जा रहा है। कल तक पूरी तरह से ये बॉर्डर सील कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसे लोग जो नेपाल के नागरिक हैं उनको उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और उनको जाने दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कतार में जो लोग हैं ये इंडिया के लोग हैं